सेट्स वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। नाउ अब हम बात करेंगे अपने 9 सेट के बारे में, जो 9 नंबर का सेट है। ठीक है, तो आपको जैसे पता ही होगा कि एग्ज़ाम आपका कब है, 8 मई को एग्ज़ाम है। पहले ये 7 मई को था, फिर रिशेड्यूल किया गया, 8 मई को किया गया। 8 मई को आपका संडे है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। 150 क्वेश्चंस के आसपास ऐसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांस ह्यूमन रेस का मतलब क्या होता है। देखिए ट्रांस ह्यूमन, ह्यूमनीस, ठीक है, ट्रांस ह्यूमनीस इसका मतलब क्या है। ये एक्चुअली ट्रांस ह्यूमनीस क्या होता है, इसके अंदर ये सीजनल मूवमेंट होती है, देखने को मिलती है सीजनल मूवमेंट। दिस इज अ सीजनल मूवमेंट। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक अलॉन्ग विद देयर पीपल। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है कि सीजनल मूवमेंट देखने को मिलती है लोगों के बीच में फॉर देयर लाइफ स्टॉक के लिए, फिक्स रहती है बिटवीन, देखिए समर्स में और विंटर्स के अंदर। ठीक है, विंटर्स के अंदर, इन दोनों सीजन्स के अंदर ये देखने को मिलती है, स्पेशली इन माउंटेन रीजन्स के अंदर। जो माउंटेन रीजन्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, हिल एरियाज हैं, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है आमतौर पे कि जो समर का टाइम होता है, ठीक है, तो जो ये मूवमेंट है हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं। मतलब जो समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पर ये हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव कर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ। और विंटर जब आती है तो ये लो एल्टीट्यूड, मतलब जो लोअर माउंटेन्स हैं या नीचे के इलाके हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो मूवमेंट होती है इसको कहते हैं ट्रांस ह्यूमन रेस, ह्यूमनिस, सॉरी, ट्रांस ह्यूमनिस माउंटेन। ठीक है, और ये बेसिकली हिमालयन रीजन के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जैसे जो आपका एक पहाड़ी इलाका है जम्मू एंड कश्मीर, JNK, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी है जिसे कहते हैं गुजार्स। ठीक है, या फिर गुजर्स कह लीजिए। यहाँ पर जो है गुजार्स और बकरवाल, नॉट दैट्स बकरवाल, बकरवाल। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक कम्युनिटी है हिमाचल में। हिमाचल भी हिल एरिया है आपका, जैसे आप जानते हैं गद्रीज। ठीक है, तो ये तीन कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो इस तरीके की मूवमेंट करती हैं कि समर्स में वो नीचे की तरफ आती हैं, टॉप पीक से थोड़ा लोअर के पार्ट की तरफ, और विंटर्स में वो वापस, सॉरी, समर्स में ऊपर चली जाती हैं हाई एल्टीट्यूड में, ऊंचाई की तरफ, और विंटर्स में नीचे की तरफ आती है। इस तरीके की जो मूवमेंट होती है, जिसे कहते हैं ना वो खाना बदोश वाला लाइफ स्टाइल एक तरीके से। बट खाना बदोश नहीं, बट हाँ, जीवन सही तरीके से जीने के लिए इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी कंट्रीज द इक्वेटर पास थ्रू। इक्वेटर से कितनी कंट्रीज पास होती हैं। देखिए जैसे आपका ये ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब में ये जो सेंट्रल, जस्ट से थोड़ा क्लीन करते फिर से बनाते हैं। ग्लोब है, ग्लोब में ये सेंट्रल लाइन है, दिस इज इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर या 0 डिग्री लाइन, यहाँ पर 0 डिग्री आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस लाइन से कितनी कंट्रीज पास होती हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेटर जो है वो नॉर्थ में, देखो इक्वेटर जो है पूरे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वेटर बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है ना। तो इधर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर आता है, इधर एक साउथ हेमिस्फीयर, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वली। और इसके अंदर जो पूछा गया है कि कंट्रीज कितनी आती हैं, तो इसके अंदर आती हैं 13 कंट्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर इसे बी और दिस इज सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 13 कंट्रीज। ठीक है, 13 कंट्रीज आती हैं यहाँ पर। अब वो 13 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनके नाम भी एक बार मैं आपको बोल देता हूँ तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। ठीक है, जैसे है इक्वेडर, कंबोडिया, ब्राज़ील, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, क्रिबाती, सोमटेम्स एंड प्रिंसिपी। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये आपकी इक्वेटर पर लाई करती हैं। बट साथ में कंट्रीज़ के साथ में अगर जो हम बात करें कॉन्टिनेंट्स की, तो 3 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो भी लाई करते हैं इक्वेटर पर। जैसे आपका एक अफ्रीका है, अफ्रीका कंट्री जो है ये भी आपका कॉन्टिनेंट पे लाई करता है। देन एशिया, एशिया एंड साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये 3 कॉन्टिनेंट है जो कि आपके इक्वेटर पर लाई करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 3 वाटर बॉडीज जो है, ठीक है, जो 7 समुद्र है ना हमारे पूरी धरती पर, बिग ओशन, ठीक है, उनमें से 3 ओशंस भी हैं जो आपकी इक्वेटर पे लाई करती है। वो 3 ओशन कौन कौन से हैं,
वो 3 ओशंस हैं आपका अटलांटिक ओशन, ओशंस की हम बात करें, ओशंस कौन कौन से लाइक करते हैं, तो अटलांटिक ओशन है एक, तो दूसरा है आपका पैसिफिक ओशन, एंड थर्ड इज इंडियन ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, ये 3 ओशंस जो है आपके इक्वेटर पे लाइक करते हैं। कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका लाइक करता है, और 13 कंट्रीज लाइक करती हैं इक्वेटर पर। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉइल नोन एज सेल्फ प्लगिंग। सेल्फ प्लगिंग, देखिए प्लगिंग क्या होता है, मतलब जोतना। ठीक है, जैसे कहते हैं जोतना, मतलब फार्मिंग जब एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ पर खेतों का क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, जोत के तैयार किया जाता है। ठीक है, बैलों की हेल्प से, ट्रैक्टर की हेल्प से आजकल किया जाता है। तो सेल्फ प्लगिंग सॉइल किस टाइप की सॉइल को कहा जाता है, ये कहा जाता है आपकी ब्लैक सॉइल को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब जब हम बात कर रहे हैं ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं रेगुर सॉइल। और रेगुर सॉइल के साथ साथ एक और नाम होता है जिसके लिए ब्लैक सॉइल इज काफ़ी फेमस, दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो जो ब्लैक सॉइल है वो 3 नाम से जाने थे, ब्लैक सॉइल हो गई, रेगुर सॉइल हो गई, और आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई। अब देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए कहा जाता है कि कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसके लिए बेस्ट सुटेबल सॉइल आपकी यही वाली सॉइल होती है, जो ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल होती है। ठीक है, ये जनरली आपकी डीप क्ले, थोड़ी सी क्लेई होती है, डीप होती है और इम्परमेबल होती है। ठीक है, इम्परवियर का मतलब होता है कि वाटर को थोड़ा सा रिटेन कर लेती है अपने अंदर। ठीक है, इस तरीके की आपकी सॉइल देखने को मिलती है, जनरली आपको ड्राइड एरियाज में आपको देखने को मिले। ड्राइड एरिया अगर जब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो साउथ सेंट्रल वाला एरिया है आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु वाला जो ऑलमोस्ट एरिया है, वहाँ पर आपको इस तरीके की सॉइल देखने को मिलती है। अब इस सॉइल के अंदर एक चीज़ होती है कि इस सॉइल के अंदर आपको देखने को मिलती है क्रैक्स। क्रैक्स जब ये ड्राई होती है, तो महाराष्ट्र वगैरह कभी आप विजिट किए होंगे तो वहाँ के खेतों पे आपको देखने को मिलेगा, क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे एक तरीके के। ठीक है, तो वो क्रैक्स जो है ये सॉइल के अंदर परमिट करते हैं ऑक्सीजनेशन को। ठीक है, ये क्रैक्स क्या परमिट करते हैं, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन को परमिट करते हैं टू सफिशिएंट डेप्थ तक, मतलब एक सफिशिएंट डेप्थ तक ऑक्सीजन जो है वो चली जाती है। देखिए क्रैक होगा तो क्रैक जो है, क्रैक होगा तो ऑक्सीजन जो है लेवल वो मिट्टी के अंदर अपने आप ही मिल जाएगा। अब देखिए खेती के अंदर जब जुताई करते हैं, प्लगिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं कि भाई जो आपकी एक सर्टेन डेप्थ तक सॉइल है, जो मतलब जो आपकी 6-7 इंच तक की जो खुदाई की जाती है, मतलब मिट्टी को उल्टा पुल्टा किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो अंदर मिट्टी के अंदर मिल जाए, मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, ये क्रैक्स ही अपने आप काम कर देते हैं, है ना। तो इसके लिए खुदाई तो करते हैं, मतलब से प्लगिंग तो करते हैं, बट ये सेल्फ कर देता है, मतलब खुद ही अपने आप ही क्रैक्स जनरेट कर दिए सॉइल की सरफेस पर, तो उसकी क्या ऑक्सीजन अपने आप ही पहुंच जाती है उसके अंदर, मतलब सॉइल के अंदर। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसे सेल्फ प्लगिंग सॉइल के नाम से भी कहते हैं, मतलब जाना जा सकता है। ठीक है, इसे कह सकते हैं हम इस सॉइल को ब्लैक सॉइल को बेसिकली सेल्फ प्लगिंग सॉइल कह सकते हैं। अब इंडिया की हम बात करें तो हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्लैक सॉइल इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। जो आपका गुजरात का एरिया है, महाराष्ट्र एरिया है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, बेसिकली जो डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है, मालवा प्लेटू। ठीक है, मालवा प्लेटू, तो जो डेक्कन प्लेटू वाला पूरा एरिया है ऑलमोस्ट, वहाँ पर ये पूरे देखने को मिलती है ब्लैक कॉटन सॉइल या ब्लैक सॉइल, रगूर सॉइल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इन सीटू कंजर्वेशन का। भी देखिए यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, एक आता है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा आता है एक्स सीटू। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, इन सीटू कंजर्वेशन होता है आपका, ये वो मतलब एक कंजर्व करना है आपको जो आपका फ्लोरा फ्लोना है, मतलब फ्लोरा फ्लोना इन द सेंस की जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, या आपकी एनिमल स्पीसीज हैं। ठीक है, इनको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, कहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है उनके नेचुरल हैबिटेट में। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, नेचर ने जो उनको हैबिटेट दिया है, प्रोवाइड किया है, उस कंडीशन में उसे प्रिजर्व करके रखना है। प्रिजर्व करना है, उनको संरक्षण प्रोवाइड करना है, बेसिकली वो होता है आपका इन सीटू। एक्स सीटू जो होता है, एक्स सीटू की हम बात करें तो एक्स सीटू में आप स्पीसीज को, प्लांट और आइदर एनिमल स्पीसीज को, ठीक है, उनकी डाइवर्सिटी के बाहर, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उससे बाहर एक आर्टिफिशियली हैबिटेट बनाएं। ठीक है, आर्टिफिशियली हैबिटेट बनाकर, ठीक है, उनको प्रिजर्व करना। ठीक है, मतलब होता है ना कि जैसे कोई स्पीसीज है, उसको आप एक
ग्रीन चैम्बर बनाकर या ग्रीन हाउस चैम्बर बनाकर वहाँ पर आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, प्लांट के बारे में अगर जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये वो होता है, मतलब X32 मतलब एक नेचुरल नहीं है, नेचुरल जैसा ही एक आर्टिफिशियली बनाया गया एक इकोसिस्टम है जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है, उनको कंजर्व किया जाता है, दैट इज X32। और इन सीटू की हम बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम जान लेते हैं तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। जैसे इन सीटू आपका क्या होता है, ये होता है आपका जैसे नेशनल पार्क्स हैं, इनको बनाया नहीं आपने, है ना, किसी नेशनल पार्क आपने डिक्लेयर किया कि इस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, बट यू आर नॉट मतलब आपने इसे बनाया नहीं है, कुल कुल मिला के आर्टिफिशियली इसे नहीं बनाया है, नेचर ने इसे बनाया है इस पर्टिकुलर एरिया को, उसको आपने डिक्लेयर किया कि फलाना चीज़ नेशनल पार्क है, या आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, या आपका वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, फिर आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे क्या आते हैं आपके इन सीटू के अंदर। एक्स सीटू की बात करें तो एक्स सीटू के अंदर आता है जूलॉजिकल पार्क्स, जो जू होते हैं, चिड़ियाघर वगैरह, ठीक है, जू हो गया, बोटानिकल पार्ट्स हो गया, बोटानिकल पार्ट्स हो गया, सीड बैंक्स हो गए, ये सब क्या आर्टिफिशियली आपने बनाए हैं, यहाँ पर आप प्रिजर्व कर रहे हैं, या प्रिजर्व कर रहे हैं प्रिजर्व इन द सेंस कि आप उसे कंजर्व कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्व नहीं संरक्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो जू, बोटानिकल गार्डन, सी बैंक्स, ये सारे क्या होते हैं एक्स2 कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेस्ट सिटी, ये सारे क्या है आपके एक्स इन सीटू के पार्ट हैं, एग्जांपल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक, सॉरी जस्ट मिनट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर हम बात करते हैं। देखिए जूलॉजिकल पार्क और सीड बैंक ये दो एग्जांपल हैं किसके, ये हैं X2 के। बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी ये हैं इन सीटू के। भाई दो दो हो गए, एक तो है नहीं, तो इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन बनेगा नहीं चारों में से, ये बनेगा हमारा मोर देन द वन अबव। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। जब आपको देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप इस तरीके से केसेस को आप डील कर सकें आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, मोर देन अबव। यहाँ पर पूछा था इन सीटू के एग्जाम्पल नहीं है, वो है ये सीड बैंक और जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, या बोटानिकल गार्डन, इस तरीके के जो होते हैं वो X2 के एग्जांपल्स होते हैं, इन के नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेम्पास ग्रासलैंड इज फाउंड इन। देखिए पेम्पास को एक और वर्ड से जानते हैं, पेम्पा, डॉक्टर पेम्पा, ठीक है, पेम्पा के नाम से भी हम जानते हैं। पेम्पास ग्रासलैंड जो है ये आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, ये पूछा गया है। तो पहले तो हम जान लेते हैं ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। तो देखिए ग्रासलैंड जो है ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वेजिटेशन जो है वो डोमिनेट होता है, मतलब जो छोटे छोटे हर्ब्स और सोर्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैला होता है, स्प्रेड आउट होता है एक बहुत बड़े फील्ड में, बहुत बड़े एरिया के अंदर, ठीक है, उस तरीके की जो लैंड को डिक्लेयर किया जाता है ग्रासलैंड। तो पेम्पास ग्रासलैंड आपका देखने को मिलता है साउथ अमेरिका के एक कंट्री जो कि अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में ये फैला हुआ है। अर्जेंटीना के जो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल अर्जेंटीना के अंदर ये आपको देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है दुनिया के अंदर। देखिए ये सारे क्या इकोसिस्टम के पार्ट है, माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशन, ये सारे क्या है इकोसिस्टम के पार्ट है, ठीक है। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है आपका ओशन, महासागर, जो दुनिया के महासागर है ना, सेवन आप कहते हैं सात समुंदर, है ना, तो ये वो ही है। ओशन जो है सबसे बड़े हैं इकोसिस्टम के अंदर, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो जबकि ओशंस कवर करते हैं। ओशंस जो है अप्रॉक्सीमेटली हम बात करें अगर तो यहाँ पे तो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस है आपकी, ये पूरी अर्थ सरफेस है, इसका 71% अप्रॉक्सीमेटली 71% लाइक दैट, दिस मच जो शेडेड एरिया है, इतना पोर्शन जो है ओशन ही कवर करते हैं, सिर्फ ओशंस कवर करते हैं 71% ऑफ द अर्थ स्फीयर का, ठीक है। और ओशंस को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं ओशंस को कहा जाता है मेनली लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, प्लैनेट का लंग्स के रूप में भी इसे बेसिकली काम करता है। लंग्स के लंग्स क्या करता है भाई, एयर को इनहेल एक्सहेल वगैरह ये सब काम करता है। तो देखिए एयर या ऑक्सीजन ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको आपने एक वर्ड सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ होते हैं, ओशंस के आसपास में, ओशनिक एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, हु
ऑक्सीजन सॉरी ओशन, वर्ल्ड ओशन इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज द प्लेस, हिल का वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। देखिए दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, दीज आर द ईस्टर्न घाट्स। साउथ का हमारे इंडिया के साउथ वाला जो पार्ट है वहाँ पे, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ ईस्टर्न घाट्स है। ये दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी हिल्स कहा जाता है उन्हें। ठीक है, और नीलगिरी हिल्स किस स्टेट के अंदर फॉल करते हैं, ये आपके फॉल करते हैं तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर आपके फॉल करते हैं। और यहाँ पर जो नीलगिरी हिल्स के अंदर एक पीक है, पीक पूछ लिया जाता है कई बार कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पे, उसका नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा। और ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर, इसकी हाइट है 2637 मीटर की, 2637 मीटर की, जो 2600 मीटर की हाइट लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं, इतनी हाइट है जो तमिलनाडु के अंदर दोरा बेटा है, हाईएस्ट पीक यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर देखिए एक स्टेटमेंट दी हुई है डेफिनेशन टाइप में, जिसमें पूछा गया है, कहा गया है कि रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स while they are decomposing organic matter under aerobic condition at a specific temperature। मतलब इसमें ये कहा गया कि जो ऑक्सीजन बैक्टीरियाज और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम कर लेते हैं, देखिए अगर जो हम बात करें यहाँ पर बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ये ऑक्सीजन को O2 को कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूम करके क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर उसको क्या करते हैं ये लोग डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करते हैं। अब डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ रही है, एरोबिक कंडीशन। इन देखिए एरोबिक कंडीशन लग रही है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, बट विद अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर भी आपका क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, बेसिकली दिस इज अ डेफिनेशन दी हुई है, एक स्टेटमेंट जो होता है ना कि परिभाषा दी गई है, परिभाषा दी गई है, तो पूछा गया कि ये परिभाषा किस चीज़ की है, तो ये परिभाषा है आपकी BOD की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो फ्लो होता है, बेसिकली इसे कहा जाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, दिस इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जिसमें आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑक्सीजन यहाँ पे सॉरी ये ऑर्गेनिक है यहाँ पे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ये जो अच्छा मैंने यहाँ पे एरोबिक बात करी थी ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर थी। ठीक है, तो ये जो था आपका ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होगी, मतलब डिकम्पोज मतलब उसको ब्रेक डाउन करना है, खत्म करना है, तोड़ तोड़ के, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके तोड़ देना है। तो उसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं BOD। ठीक है, और अगर जो हम यहाँ पर एक और चीज़ बात करें कि जो क्लीन वाटर होता है, ठीक है, जो क्लीन वाटर होता है उसकी जो BOD वैल्यू होगी, BOD ऑफ क्लीन वाटर, क्लीन वाटर जो साफ पानी है जो हम ड्रिंकिंग या अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसके लिए जो वैल्यू होगी वो लेस देन होनी चाहिए किसने, 5 ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, 5 ppm से कम होनी चाहिए उसकी वैल्यू। और जो हाईली पॉल्यूटेड आपका वाटर होता है, जो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हाईली पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड वाटर में यही वैल्यू जो BOD की है, ये आपको देखने को मिलती है 17 ppm या फिर इससे ज़्यादा 17 ppm, जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया, नॉट पॉपुलेटेड एरिया, पॉल्यूटेड सॉरी, पॉल्यूटेड आपका जो वाटर होता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, द गैसेस प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, वो कौन कौन सी होती हैं, आपको जैसे पता ही होगा। एक होती है आपकी मीथेन, ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नॉक्स कहते हैं जिसे, फिर ओजोन आपका होता है, और कुछ आर्टिफिशियल केमिकल जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, पर फ्लोरोकार्बन्स होते हैं आपके। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं ये, और एक और होता है वाटर वेपर्स, वेपर्स भी होते हैं। ठीक है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। यहाँ पर पूछा गया कि प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है मेन रीजन कौन है भाई, मेन जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए वो कौन होता है, और यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मेन रिस्पॉन्सिबल होती है
ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द रहते ही हैं, बट दिस विल द मेन रीजन। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता क्या है कि जो हीट होती है आपके एटमॉस्फेयर में आई, वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से ट्रैप होने के बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, तो वहाँ से क्या होता है कि आपका जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, राइज होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखिए, फिर है ये आपका रिवर्स के नाम दिए हुए हैं, ताप्ती, ब्यास, इंदस, नर्मदा, और इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन के बारे में दिया गया है। रिवर्स एंड सोर्स ऑफ ओरिजिन है, करेक्टली मैच नहीं है, वो आपको ढूंढना है इनमें से। तो देखिए, ताप्ती रिवर जो है, ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर जो एक सेंट्रल इंडिया में बहने वाली एक रिवर है, जो कि बहती है गोदावरी और नर्मदा के बीच में। ठीक है, ये कहाँ बहती है, गोदावरी एंड नर्मदा, इन दोनों रिवर्स के बीच में बहती है। ठीक है, वेस्टवर्ड बहती है, वेस्टवर्ड मतलब आपकी जो ये कंट्री है साउथ वाला, तो वेस्टवर्ड इस तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ आपकी। ठीक है, इस तरफ बहने वाली रिवर है, अरेबियन सी में गिरती है, और ये ओरिजिनेट होती है मुल्ताई, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर। कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, मुताई एक नाम की जगह है, दैट इज नॉट मुताई, मुल्ताई, मुल्ताई, मुल्ताई नाम की जगह पे एमपी में है। ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है सतपुरा रेंज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो जब ओरिजिनेट होती है, वो एलिवेशन जो पॉइंट है जहाँ पर कितनी ऊंचाई पर है, ये 270, नहीं सॉरी 270, 752 मीटर, 7,750 मीटर की जो मीन सी लेवल से ऊंचाई है, उस पॉइंट से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज से ओरिजिनेट होती है, ऑप्शन ए तो करेक्टली मैच हो जाता है आपका। ठीक है, फिर हम बात करें ब्यास रिवर की। तो ब्यास रिवर जो है, ये समुद्र जो आपका ब्यास रिवर, ये आपका जनरली आपकी देखने को मिलती है ओशनिक लेवल से या मीन सी लेवल से लगभग 4361 मीटर की हाइट पर, मतलब 4,500 मीटर की जो अबव सी लेवल है उसकी ऊंचाई पर। ठीक है, मतलब एक रफली मैंने बताया 4.5, 4361 इज द करेक्ट फिगर। यहाँ पर अब इसमें बोला गया है रोहतांग पास, है ना। तो देखते हैं रोहतांग पास जो है, फेस ऑफ रोहतांग पास जो कुल्लू जिला है, रोहतांग पास में कुल्लू जिला, कुल्लू, कुल्लू एरिया जो है, वहाँ से फ्लो होती है। कुल्लू से फ्लो होते हुए सतलुज रिवर, जो इंडिया की में पंजाब का जो एरिया है, वहाँ पर जो सतलुज रिवर है उसमें जाकर मिल जाती है ब्यास रिवर आपकी। ठीक है, मतलब देखिए ब्यास रिवर ये आ रही है आपकी कुल्लू से होते हुए। ठीक है, रोहतांग, देखिए कुल्लू कहाँ है, कुल्लू और रोहतांग, जो रोहतांग पास है, ये दोनों आसपास में ही है, आसपास के इलाके हैं कुल्लू से। ठीक है, और यहाँ से ब्यास रिवर आ रही है, ऊपर से ये सतलुज रिवर आ रही है हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब में होते हुए, फिर ये आपकी ब्यास सतलुज में जाके मिल जाती है, फिर आगे चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्टली मैच बनता है यहाँ पर। फिर हम बात करें आगे, तो ये दोनों करेक्टली मैच हो गए। इंडस रिवर, इंडस रिवर कहाँ है आपकी, ये नॉर्थ में है, और त्रिम्बकेश्वर प्लेटू आपका कहाँ है, नीचे एमपी के पास है। ठीक है, एमपी में है त्रिम्बकेश्वर प्लेटू, तो ये तो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब बात करें तो इंडस जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। ठीक है, और जिसकी जो लेंथ है इंडस रिवर की, इसकी लेंथ लगभग 3200 किलोमीटर की है, 3200 किलोमीटर की जो लेंथ है इसकी। और ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, तिब्बतियन प्लेटू से, तिब्बतियन प्लेटू से ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से। ठीक है, मानसरोवर लेक से ये ओरिजिनेट होती है, और फिर ये लद्दाख, इंडिया के लद्दाख रीजन में एंटर करती है। फिर आपका गिलगित बाल्टिस्तान जो इलाका है, फिर साउथ की तरफ आपका इंटायर पाकिस्तान रेंज में, फिर वहाँ से फिर कराची होते हुए सिंध, कराची सिंध होते हुए आपका अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अगर इसको हम फ्लो देखें तो देखिए ये तिब्बत है, तिब्बत से इस तरीके से फ्लो हुई आपका लद्दाख वाले एरिया में आई, फिर ये बलूचिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान, और फिर ये कराची, और फिर ये सिंध होते हुए यहाँ पर इस तरीके से ये फ्लो अरेबियन सी में गिर जाती है। इस तरीके का इसका फ्लो डायग्राम देखने को मिलता है यहाँ पर। रफली है, कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इसी तरीके से, थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकते हैं, बट मैंने एक रफली आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये तो आपकी यहाँ से आ गई, बट त्र्यंबकेश्वर तो आपका एमपी में है, तो ये तो करेक्टली मैच नहीं हुआ। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कौन सा मैच नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नर्मदा रिवर, मैखाल रेंज। अब देखिए जो नर्मदा रिवर है, ये लगभग जहाँ से ओरिजिनेट होती है उस जगह की जो हाइट है, नर्मदा रिवर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओरिजिनेट होती है जहाँ से, उस जगह की हाइट जो है वो आपकी है 3500 फीट की। ठीक है,
और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक हिल्स से या अमरकंटक प्लेटू, जो कि डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, नाम है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर, ठीक है। और ये आपका किस रेंज में आता है? एरिया अमरकंटक प्लेटू या अमरकंटक जो हिल्स है, ये आता है आपका मैखाल रेंज में अंदर, मैखाल रेंज के अंदर, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, एमपी का जो ईस्टर्न पार्ट है, एमपी का ईस्टर्न पार्ट, दैट मीन्स जो आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ थोड़ा सा पार्ट है, वहाँ से लगभग देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर एक गल्फ ऑफ खंबात में एंटर करती है और ये बनाती है एस्चुरीज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये आपका जो साउथर्न पार्ट है, जो रिवर्स आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। जो रिवर्स आपकी जैसे साबरमती, माही, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा, ये जितनी भी रिवर्स हैं, ये आपकी जब वेस्ट में आके गिरती हैं, अरेबियन सी में गिरती हैं, ये बनाती हैं एस्चुरीज। जितनी रिवर आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, ठीक है, ये सारी जितनी रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, ये सब क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटला नेशनल पार्क ये किस स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलता है? बेटला नेशनल पार्क जो है ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू जो है, छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया में आपको देखने को मिलता है। और ये आपको छोटा नागपुर प्लेटू के इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट है लेथर डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और लेथर डिस्ट्रिक्ट आपका है कहाँ पर? झारखंड के अंदर। झारखंड देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेल्टा नेशनल पार्क झारखंड के अंदर है, छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर बिसन, एलिफेंट्स, टाइगर, लेपर्ड, कई सारी चीज़ों का जो है कंजर्वेशन स्टेट वो है आपका प्लेस है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, रहती हैं, ठीक है। इससे पहले नेशनल पार्क से पहले ये था आपका टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है। और टाइगर रिजर्व से डिक्लेयर किया गया था 1974 को, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है पूरा का पूरा नेशनल पार्क, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का सब डिवीजन नहीं है। वो कौन सा रेंज है? बेसिकली हिमालय का रेंज जो सब डिवीजन नहीं है, सह्याद्री, हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक। अब देखिए, हिमालय को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट से, थ्री मेजर रीजन के अंदर से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ग्रेट, या फिर आप ग्रेट हिमालयज, या फिर आप उसे कहते हैं इनर हिमालयन रेंज कहते हैं, या फिर एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं हिमाद्री, ठीक है। पहली जो डिवीज़न है ग्रेट हिमालयन रेंज, इनर हिमालयन रेंज या फिर हिमाद्री कहा जाती है। दूसरी है आपकी मिडल हिमालयाज या फिर हिमाचल कहा जाता है, हिमाचल, ठीक है। थर्ड है आपका जो आउटर हिमालय है, आउटर हिमालयाज या फिर आप इसे कहते हैं शिवालिक्स, जो आपका नीचे का लोअर बेल्ट वाला आपका एरिया है। देखिए डिवीजन करें हम ऐसे इस तरीके से, जो ऊपर वाला पार्ट है ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री, उसके नीचे वाला जो मिडल वाला पार्ट है वो आपका हिमाचल या फिर मिडल हिमालयस, और जो लोअर वाला पार्ट है दैट इज आउटर हिमालय या फिर शिवालिक्स, ठीक है। इस तरीके से ये डिवीजन आपको बेल्ट देखने को मिलती है। आपका हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है, सह्याद्री नहीं है, तो नॉट पूछा था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सह्याद्री कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? सह्याद्री आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स के अंदर, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ द एशिया, वो है आपकी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा, यंगटेज। यंगटेज कहाँ पर फ्लो होती है? ये फ्लो होती है चाइना के अंदर, चाइना में, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है ये है 6300 किलोमीटर्स की। एशिया की हम बात कर रहे हैं, एशिया में सबसे बड़ी रिवर आपकी यंगटेज है। और दुनिया में वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और ये चाइना में फ्लो होती है, और फ्लो होते हुए आपकी कहाँ गिरती है? ये फॉल करती है पैसिफिक ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। पैसिफिक ओशन में भी, और अगर जो हम और ज़्यादा स्पेसिफिक हम बात करें तो आपका जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन वाला एरिया है वहाँ पर, ठीक है। स्पेसिफिकली नॉर्थ
पैसिफिक ओशन में जाकर गिरती है, बट करेक्टली जो रहेगा पैसिफिक ओशन आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। अदर रिवर्स की हम बात करें यहाँ पर, तो आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी। रेस्ट ऑफ द रिवर जैसे आपका रिवर है येलो रिवर, येलो रिवर की जो लेंथ है ये है 5464 किलोमीटर की, ठीक है। लीना रिवर जो है 4400 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। इंडस रिवर जो आपकी 2880 किलोमीटर की है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया यांगटेज, चाइना में, ठीक है। ये इस तरीके का इसका फ्लो डायग्राम रहता है, मतलब किस तरीके से मूव करती है, ये इस तरीके से आपका साउथ और फिर ये इस तरीके से मिडल होते हुए आपका ये स्पेसिफिक ओशन में चली जाती है। देखिए रिवर का फ्लो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किस तरीके से मूव करती है ना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसे कहते हैं यूएनईपी। यूएनईपी के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? ये हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं केनिया के अंदर। केनिया में एक शहर है जिसका नाम है नैरोबी। ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। केनिया में नैरोबी जो है वहाँ पर आपको इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स के, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स आपको गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिनेवा और न्यूयॉर्क में तो कई सारे हेडक्वार्टर्स हैं, बट गुरुग्राम में जो इंडिया के अंदर है हरियाणा में, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी विल बी स्टैब्लिश्ड। सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी जो है वो खोली जाएगी इंडिया के अंदर पहली, वो कहाँ खोली जाएगी? ये खोली जाएगी ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जो शहर है वहाँ पर, ठीक है। नियर कहाँ? नियर भी हम बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की, ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है यहाँ पर, यमुना एक्सप्रेसवे उसके पास में ये खोला जाएगा, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा इस यूनिवर्सिटी का कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को अच्छे से इम्प्रूव करना है, उसके लिए यहाँ पर बात करी जाएगी। बेसिकली यूनिवर्सिटी है तो भाई कुछ ना कुछ टीचिंग्स या कुछ कोर्सेज यहाँ पर कराए जाएंगे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके सेट नंबर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेट नंबर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।